नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। This is JVN Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine, Faculty of Homeopathic Science at Jyoti Vidyapith College, University. Today, in this session of in the series of locomotor disorders, I will be discussing a new topic today, that is crystal deposition diseases. So the diseases which are associated with the deposition of crystals in the joint. So we will be discussing two diseases in this lecture. So अभी तक हमने काफ़ी सारे डिजीजेस के बारे में डिस्कस किया लोकोमोटर सिस्टम में। अभी तक हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस डिस्कस किया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिस्कस किया, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस डिस्कस किया, गाउट डिस्कस किया, ठीक है, सोरियाटिक आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। Now in today's session we will be discussing about crystal deposition diseases. क्रिस्टल डिपोजिशन डिजीजेस में कई सारे डिजीजेस आती हैं। यहाँ पे हम बेसिकली दो डिजीजेस को डिस्कस करेंगे, दैट इज सीपीपीडी डिजीज, जिसको दैट इज आल्सो नोन एज स्यूडो गाउट, दैट इज ड्यू टू कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट डिपोजिशन। और दूसरी जो डिजीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कैल्शियम एपेटाइट डिपोजिशन। तो आज के लेक्चर में हम ये दो तरह की डिजीजेस पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये जितनी भी डिजीजेस होती है उनका नॉमेनक्लेचर दिया गया है द टाइप ऑफ क्रिस्टल और कौन से सॉल्ट के क्रिस्टल की वजह से ये डिजीज डेवलप हो रही है। तो सीपीपीडी डिजीज में कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट सॉल्ट का डिपोजिशन होता है, और सीएडीडी में कैल्शियम एपेटाइट डिपोजिशन होता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द नॉमेनक्लेचर हैज बीन गिवन। So let's start with calcium CPPD disease, or that is also known as pseudo gout. Gout के symptoms हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, जहाँ पे टोफाइल फॉर्मेशन भी होता है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है, हाइपरयूरिसेमिया हो जाता है। ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। So in today's lecture we are moving one step ahead with the crystal deposition diseases. यहाँ पे क्या होता है बेसिकली सीपीपीडी में क्या होता है, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट का डिपोजिशन होता है कहाँ पर, जॉइंट स्पेसेस में, साइनोवियल स्पेस के अंदर, है ना। तो आपका जो जॉइंट है, यहाँ पे एक हेल्दी जॉइंट को दिखाया गया है जिसमें बोन है, साइनोवियल फ्लूइड है, जॉइंट कैप्सूल है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है। यहाँ पे क्या होता है, आपके जॉइंट के अंदर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो जाता है। तो जब क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाएंगे जॉइंट के अंदर तो उनका मूवमेंट फ्री नहीं रह जाएगा, उस वजह से पेन होगा पेशेंट को मूवमेंट करने में, अदर पैथोलॉजिकल कंडीशंस आएंगी जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। So let's move ahead with the CPPD deposition disease. The CPPD is characterized by acute and chronic inflammatory joint disease. इसमें दोनों ही तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक्यूट डिजीज भी हो सकती है यहाँ पे, chronic inflammatory disease भी हो सकती है। एक्यूट that is less than 6 weeks और chronic that is greater than 6 weeks. Inflammatory joint involvement होता है इसके अंदर, usually affecting the older individuals. ये usually किनको अफेक्ट करता है, older individuals को अफेक्ट करता है। The knee and other large joint are मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। इसके अंदर क्या होता है, आपका लार्जर जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि आपका नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, इन जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होता है। द क्रिस्टल्स आर थॉट नॉट टू फॉर्म इन द साइनोवियल फ्लूइड बट आर शेड फ्रॉम द आर्टिकुलर कार्टिलेज इनटू द जॉइंट स्पेस। तो इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल्स अंदर नहीं बनते, आपके जॉइंट के अंदर नहीं बनते हैं, नए क्रिस्टल्स आके नहीं बनते, जिससे हमने गाउट में पढ़ा था। यहाँ पे क्या होता है, ये शेड होते हैं। शेड कहाँ से होते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज से जो ये क्रिस्टल्स होते हैं इनकी शेडिंग होती है, जॉइंट स्पेस में जाके गिर जाते हैं into the joint space where they are phagocytosed by the neutrophils. तो इन ये जो क्रिस्टल्स होते हैं इनमें phagocytosis होने लग जाता है by the neutrophils and inside the inflammatory response. तो बेसिकली क्रिस्टल्स आए कहाँ से, ये कार्टिलेज से आए, आपके कार्टिलेज से आएंगे जहाँ से इनकी शेडिंग हो रही है इन द जॉइंट स्पेस, और उसके बाद वजह से यहाँ पे inflammatory response इनिशिएट होता है। It is most common in the elderly people. ये कौन सी एज ग्रुप में होता है, एल्डरली पीपल में सबसे ज्यादा कॉमन होती है डिजीज, तकरीबन 10 to 15% ऑफ द पर्संस ऑफ एज ग्रुप 65 to 75 इयर्स। ओल्ड एज में सबसे ज्यादा कॉमन ये डिजीज देखी जाती है 65 to 75 इयर्स की एज ग्रुप में, एंड 30 to 50% ऑफ दोज ऑफ 85 ग्रेटर देन 85 इयर्स। तो ओल्ड एज में दिस इज द डिजीज जो सीपीपीडी आप देखते हैं, ये जो डिजीज है जिसकी क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा है आपके जॉइंट में, जो कि कहाँ से, कार्टिलेज से शेड हो रहा है, यूजुअली देखने को मिलता है ओल्डर एज ग्रुप्स में। ओल्डर एज ग्रुप्स में जिसमें 65 to 75 इयर्स में आपको देखने को मिलते हैं 10 से 15% केसेस, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ग्रेटर देन 85% 50% ऑफ द केसेस 85 इयर्स से ज्यादा की एज में देखने को मिलते हैं। आधे से ज्यादा केसेस आपको 85 इयर्स से ज्यादा की एज में देखने को मिलता है। It is most often idiopathic but can also be associated with other conditions like aging. तो
ये जो डिजीज होती है सीपीपीडी क्रिस्टल्स क्यों गिर रहे हैं, शेडिंग क्यों हो रही है, इसकी अगर पैथोफिजियोलॉजी समझने की हम कोशिश करें तो वैसे भी ये जो एज होती है पेशेंट की बहुत ओल्ड एज में होता है, तो ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते पेशेंट को बहुत सारी डिजीजेस ऑलरेडी चल रही होती है जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो बहुत सारी एसोसिएटेड कंडीशंस होने की वजह से हम एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी इसकी समझ नहीं पाए। इसको इडियोपैथी की माना गया है कि इसका कारण पता नहीं है हमें किस वजह से शेडिंग हो रही है सीपीपीडी क्रिस्टल्स की जॉइंट के अंदर, लेकिन कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस हैं जिसके साथ में इसको देखा गया है। उन एसोसिएटेड कंडीशंस के साथ में सीपीपीडी डिजीज आपको देखने को मिलती है। द एसोसिएटेड कंडीशंस कौन कौन सी होती है इसमें? प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो सकती है जिसके साथ में आपको सीपीपीडी डिपोजिशन मिलता है या सीडोकाल देखने को मिलता है। हीमोक्रोमेटोसिस हो सकता है, हाइपोफॉस्फेटेजिया हो सकता है, हाइपोमैग्नीशियमिया हो सकता है, क्रॉनिक गाउट हो सकता है, गाउट के साथ भी सूडोगाउट देखने को मिलता है। पोस्ट मेनिसेक्टमी होता है जिसमें मेनिस्कस जो होती है उसको अगर आपने कट कर दिया किसी कारण से ऑपरेटिव प्रोसीजर के जरिए, उसके वजह से सूडोगाउट हो सकता है या सीपीपीडी क्रिस्टल डिपोजिशन हो सकता है। और एपिफाइजियल डिस्प्लेजियास होते हैं, कई तरह के एपिफाइजियल डिस्प्लेजियास होते हैं जिसकी वजह से सीपीपीडी क्रिस्टल का डिपोजिशन होता है और द कंडीशन लाइक सूडोगाउट। What are the precipitating factors? कौन से वो precipitating factors हैं जिसके वजह से पेशेंट को कि क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं जॉइंट से, जो कि कार्टिलेज से शेड होकर जॉइंट पे आने लग जाते हैं। ओल्ड एज है या तो ट्रॉमा हो गया, ठीक है। मोस्ट कॉमन तो इडियोपैथिक होता है, कॉज हमें पता नहीं होता, लेकिन कुछ precipitating factors देखे गए हैं। इसमें पहला है ट्रॉमा, को चोट लग गई, चोट लगने की वजह से जो क्रिस्टल्स हैं वहाँ पे शेड होने लग गए। और दूसरा है रैपिड डिमिनिशन ऑफ द सीरम कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। आपका जो सीरम कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन है उसमें कमी आने लग जाती है, एज में कैल्शियम लेवल आपकी बॉडी में धीरे धीरे कम होने लग जाता है, स्पेशली इन द सीवियर मेडिकल डिजीजेस। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ओल्ड एज में बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशंस रहती हैं पेशेंट को ऑलरेडी, तो उसके साथ में दवाइयाँ चल रही होती है, उसके वजह से इलनेस की वजह से पेशेंट के सीपीपीडी क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं, शेडिंग होने लग जाती है कार्टिलेज, फिर आपके जॉइंट पर डिपॉजिट हो जाते हैं। और आप सर्जरी स्पेशली पैराथायरॉइड, तो सर्जरी के बाद में जिसने पैराथायरॉइड ग्लैंड पे डिसेक्शन किया है उसकी वजह से भी ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकता है सूडोगाउट के डेवलपमेंट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं जिसके साथ में सीपीपीडी का पेशेंट हमारे पास में आ सकता है? इडियोपैथिक हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है, सॉरी एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, एसिम्प्टोमेटिक में कोई तकलीफ नहीं है पेशेंट किसी भी तरह, वो हमारे पास में कोई जॉइंट कंप्लेन लेकर आया है, किसी दूसरी डिजीज से रिलेटेड हुआ है, उसके लिए आपने जब एक्सरे कराया तो आपको पता चला कि सीपीपीडी क्रिस्टल्स के साथ में एसोसिएटेड है, या किसी और कारण की वजह से आपने एक्सरे कराया तो आपने देखा कि वहाँ पे क्रिस्टल्स डिपॉजिट है और पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है उसको। एक्यूट कंडीशन हो सकती है, एक्यूट एकदम सडन सीवियर पेन पेशेंट लेके हमारे पास में आ सकता है। सब एक्यूट कंडीशन हो सकती है जो धीरे धीरे डेवलप हुई और एकदम से उसमें सीवियरिटी आ सकती है, या फिर क्रॉनिक कंडीशन हो सकती है। तो एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक हम ड्यूरेशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कितने टाइम से कौन सी कंप्लेन है, दैट विल बी कैटेगराइज्ड एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट यूजुअली रिसेंट ओरिजिन से होती है, क्रॉनिक ग्रेटर देन 6 वीक्स की होती है, ठीक है। एक्यूट साइनोवाइटिस सुपरइम्पोज्ड ऑन क्रॉनिक इन्वॉल्व जॉइंट भी हो सकता है। क्रॉनिक कंडीशन है, वर्षों से चली आ रही कंडीशन और उसमें एकदम से एक्यूट अटैक आ गया, तो एक्यूट साइनोवाइटिस सुपरइम्पोज्ड ऑन द क्रॉनिकली इन्वॉल्व जॉइंट्स हो सकता है। एक्यूट सीपीपीडी आर्थराइटिस हो सकता है, दैट इज ऑफन टर्म्ड एज सूडोगाउट। तो अगर एक्यूट कंडीशन हमारे पास में आ रही है जिसमें सीपीपीडी का डिपोजिशन हो रहा है आपके जॉइंट्स के अंदर, इसकी वजह से जो आर्थराइटिस है कंप्लेंट्स प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज नोन एज सूडोगाउट। फॉल्स गाउट है, गाउट नहीं है, यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म की वजह से नहीं हो रहा है, यूरिन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से नहीं हो रहा है, सीपीपीडी क्रिस्टल्स के डिपोजिशन की वजह से हो रहा है, जो कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन गाउट की जैसे देते हैं, उस वजह से सूडोगाउट आ गया। Because of the striking similarity to the gout, तो gout से बिल्कुल striking similarity होती है, लेकिन यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म यहाँ पे नहीं होता, हाइपर यूरिसीमिया यहाँ पे नहीं होता, इसलिए इसको सूडोगाउट बोला गया। एक्यूट सीपीपीडी आर्थराइटिस सूडोगाउट, यहाँ पे क्या होता है, द नी इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व, सबसे ज्यादा जो आपका जॉइंट होता है दैट इज नी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है, बट इट इज पॉलीआर्टिकुलर, मतलब डिफरेंट जॉइंट्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ नी जॉइंट ही इन्वॉल्व नहीं होता, पहला जॉइंट आपका नी जॉइंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसके अलावा अदर जॉइंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इट कैन बी पॉलीआर्टिकुलर इन 2/3 ऑफ द केसेस, ठीक है। अदर साइड्स कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है? रिस्ट जॉइंट हो सकता है, शोल्डर जॉइंट हो सकता है, एंकल जॉइंट हो सकता है, एल्बो, हैंड्स एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट भी यहाँ पे हो सकता है। तो अदर साइड्स में इसमें सबसे ज्यादा कॉमन आपका नी जॉइंट होता है, अदर साइड में रिस्ट होती है, शोल्डर है, एंकल है, एल्बो है, हैंड्स है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट यहाँ पे होता है।
द इन्वॉल्व जॉइंट इज एडिमेटस, तो जो भी जॉइंट इन्वॉल्व होगा यहाँ पे उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, उसमें स्वेलिंग आएगी, वो रेड हो जाएगा. इट विल बी रेड, एडिमेटस, swollen and warm and painful. तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन के सारे साइंस आपको जॉइंट्स के अंदर देखने को मिलेंगे. इसकी वजह से वो इन्फ्लेम हो जाएगा. कौन कौन से जॉइंट हो सकते हैं? नी जॉइंट सबसे पहले, शोल्डर, रिस्ट, एंकल, एल्बो एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. अब आप देखो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है आपका. ठीक है, तो चबाने में पेशेंट को दिक्कत आ रही है, मुंह खुल नहीं रहा है उसका, आप सोच नहीं सकते कि सूडो गाउट है यहाँ पे. ठीक है, so the involvement is the involved joint is edematous, swollen, warm and painful. Most of the patient have the evidence of chondrocalcinosis. इसमें most of the patient में chondrocalcinosis यानी कि cartilage में calcification देखने को मिलता है आपको. That is calcium deposits in the articular cartilage. Chronic आर्थ्रोपैथीज देखने को मिलती है आपको. क्रॉनिक कंडीशन में जॉइंट में क्या क्या चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं ग्रेटर देन 6 वीक्स के होने के बाद में सूडो गाउट के अंदर सीपीपीटी डिपोजिशन में. देयर कैन बी प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव चेंजेस. इसमें आपको प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव चेंजेस आपके जॉइंट में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें डीजनरेशन होता है इन द मल्टीपल जॉइंट्स. इट कैन रिजेंबल ऑस्टियोआर्थराइटिस. ये जो है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिजेंबल कर सकता है. द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स, इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स हो सकती है? जिसमें नी हो सकता है, नी जॉइंट हो सकता है, रिस्ट, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, हिप्स एंड शोल्डर जॉइंट. तो यहाँ पे डीजनरेटिव चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं. क्रॉनिक आर्थ्रोपैथीज में आपकी जॉइंट्स में मल्टीपल डीजनरेटिव चेंजेस आपको मिलते हैं. जॉइंट कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है? नी होता है, रिस्ट होता है, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट हो सकता है. नेक्स्ट है सिमेट्रिकल प्रोलिफरेटिव साइनोवाइटिस. देखिए ये सारे कंडीशंस हैं कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है. सिमेट्रिकल प्रोलिफरेटिव साइनोवाइटिस हो सकता है जिसमें कि फैमिलियल हिस्ट्री होती है आपकी, अर्ली ऑनसेट होता है एंड क्लिनिकली सिमिलर टू द रूमेटॉइड आर्थराइटिस. तो सिमेट्रिकल दोनों साइड के जॉइंट इन्वॉल्व है यहाँ पे, प्रोलिफरेशन हो रहा है, जॉइंट बढ़ते जा रहे हैं. रूमेटॉइड आर्थराइटिस से सिमिलर होता है लेकिन यहाँ पे आरए फैक्टर नेगेटिव होता है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आरए फैक्टर पॉजिटिव होता है. इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड लिगामेंट कैल्सिफिकेशन अगर इसमें हो सकता है तो आपके जो दो वर्टिब्रा है उसमें वर्टिब्रल डिस्क के बीच में या फिर लिगामेंट्स का कैल्सिफिकेशन हो सकता है विद द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द स्पाइनल मोबिलिटी. तो ये आपके एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलोसिस से भी रिजेंबल कर सकता है. स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकता है, जो स्पाइन है उसका नर्विंग हो सकती है. इट कैन रेयरली पेरीआर्टिकुलर टाइफस लाइक नोड्यूल्स, जो हम गाउट में देखते हैं ना टाइफस फॉर्मेशन. ठीक है, टोफाई फॉर्मेशन, सॉरी टोफाई फॉर्मेशन. तो टोफेशियस लाइक नोड्यूल्स यहाँ पे मिलते हैं, इसीलिए इसको स्यूडो गाउट बोला गया है, जो कि यूरिक एसिड डिपोजिशन की वजह से नहीं है यहाँ पे, लेकिन नोड्यूल्स बन रहे हैं टोफेशियस नोड्यूल्स, इसलिए इसको स्यूडो गाउट बोला है, जिसमें रिजेम्बलेंस टू द गाउट. तो रेयरली देखने को मिलते हैं ये पेरिआर्टिकुलर सराउंडिंग द जॉइंट आपको टोफेशियस डिपॉजिट यहाँ पे टोफेशियस लाइक नोड्यूल्स. एसोसिएटेड सिम्टम्स में इसमें हमारे पास में लो ग्रेड फीवर आता है. ऑन ओकेजन्स टेम्परेचर एज हाई एज 40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पेशेंट का हो सकता है. The leukocyte count in the synovial fluid is acute CPPD ranges from several thousand to 1 lakh cells per microliter. The predominant cell being the neutrophil. तो यहाँ पे आपका leukocyte count बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. देखिए synovial fluid में जो leukocyte count है CPPD के अंदर वो few thousand, several thousand से lakh तक पहुँच जाता है. 1 lakh cells per microliter of the blood. और predominantly उसमें neutrophil है. तो this is a big count that we see in the cases of CPPD crystal deposition. डायग्नोसिस कैसे होगा? सबसे सिंपल, आप साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस करके देखें तो उसमें आपको सीपीपीडी क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे. डेमोंस्ट्रेशन ऑफ सीपीपीडी क्रिस्टल्स इन द साइनोवियल फ्लूइड. टिपिकल कौन से होंगे? रोम्बॉइड और रॉड लाइक क्रिस्टल्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे. जनरली वीकली पॉजिटिव, बाइफ्रिंजिंग और नॉन बाइफ्रिंजिंग विद पोलराइज्ड लाइट. तो इसको ये टेस्ट करने का तरीका है जिसमें पोलराइज्ड लाइट डाल के आप देखते हैं. रेडियोग्राफ्स और अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हैं, जिसमें क्या देखने को मिलता है? तो डेमोंस्ट्रेट द पंक्टेड एंड लीनियर रेडियो डेंस डिपॉजिट्स. इसमें पंक्टेड और लीनियर रेडियो डेंस डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं विद इन द फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट, मेनिस्काई एंड आर्टिकुलर हाइलाइन कार्टिलेज. कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस एंड डीजनरेटिव चेंजेस. तो रेडियोग्राफ्स में और अल्ट्रासाउंड में आपको वो सारे के सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि जॉइंट के अंदर हो रहे होते हैं, जिसमें लीनियर रेडियो डेंस डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं विद इन द फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट एंड मेनिस्काई. आर्टिकुलर हाइलाइन कार्टिलेज में देखने को मिलते हैं कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस, जो हमने देखा कैल्शियम डिपोजिशन इन द कार्टिलेज एंड डीजनरेटिव चेंजेस. ये सारे चेंजेस आपको जब आप एक्सरे कराएंगे तब देखने को मिलेंगे या फिर आप सोनोग्राफी कराएंगे तब उसमें देखने को मिलते हैं. सेकेंडरी कॉजेज ऑफ सीपीपीडी डिपोजिशन इन पेशेंट विद लेस देन 50 इयर्स ऑफ ओल्ड एज जो होती है. यूजुअली ये डिजीज हमने देखा है कि ओल्ड एज में ज़्यादा हो रही है. जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है वैसे वैसे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इसके डिजीज डेवलपमेंट के. लेकिन अगर ये डिजीज आपको 50 से कम की एज में देखने को मिल रही है तो उसका कहीं ना कहीं वो सेकेंडरी डिजीज कॉज होगा, जिसके वजह से
कोई और डिजीज है जिसकी वजह से ये डिजीज जो सीपीपीटी डिपोजिशन है वो जल्दी आपकी आ गई, क्योंकि आपने सर्च फॉर द सेकेंडरी डिजीज है ना, कौन सी सेकेंडरी डिजीज है जिसकी वजह से ये डिपोजिशन इस तरह के सीपीपीटी क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, गाउट में हमने कैसे नीडल लाइक देखे थे, यहाँ पे अलग तरह के क्रिस्टल्स देखने को मिलता है। नाउ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ऐसी कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो कि रिजेंबल करती है सीपीपीटी डिपोजिशन से, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस आ सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ सकता है, गाउट आ सकता है और सेप्टिक आर्थराइटिस आ सकता है। ठीक है, चार तरह की डिजीजेस हैं जो रिजेंबल करती हैं सीपीपीटी डिपोजिशन या फिर स्यूडो गाउट्स। इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट और सेप्टिक आर्थराइटिस आता है। नाउ ट्रीटमेंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर द केसेस ऑफ सीपीपीटी डिपोजिशन डिजीज और स्यूडो गाउट? इसमें आप मैंने आपको हमेशा बोला 3 में डिवाइड कर लीजिए, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल और सर्जिकल। ठीक है, तो जब भी जॉइंट कंप्लेंट्स की हम बात करें 3 में डिवाइड कर लीजिए। नॉन फार्माकोलॉजिकल जिसमें एक्सरसाइज बताई, एडवाइस दी, आपने पेशेंट को समझाया क्या करना है क्या नहीं करना है, वेट लॉस, डाइट के बारे में बताया, ये सब चीजें नॉन फार्माकोलॉजिकल में जाती है। फार्माकोलॉजिकल में आप ट्रीटमेंट देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, मॉडर्न मेडिसिन देते हैं, अपनी मेडिसिन देते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसमें मॉडर्न मेडिसिन में NSAIDs दे सकते हैं, इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लगाए जा सकते हैं, कॉल्चिसिन दिया जाता है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया जा सकता है और इवन मेथोट्रेक्सेट, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीज है तो उसको इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए मेथोट्रेक्सेट वगैरह भी दिया जा सकता है, दे कैन बी हेल्पफुल। अब अगर इससे भी आराम नहीं आ रहा, आपको फार्माकोथेरेपी से भी आराम नहीं आ रहा, तो फिर आपको फिर सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ेगा। अगर जॉइंट का फ्यूजन हो गया तो फिर आपको सर्जिकल रिप्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट करना पड़ेगा। सो द प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव लार्ज जॉइंट आर्थोपैथी में बी रिक्वायर्ड जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो अगर कोई प्रोग्रेसिव लार्ज जॉइंट आर्थोपैथी हो रही है उसके अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो ये तो एक टाइप का हमारा सीपीपीटी डिपोजिशन हो गया। आज के लेक्चर का दूसरा पार्ट है CFDD डिपोजिशन, मतलब कैल्शियम एपेटाइट डिपोजिशन डिजीज। सॉरी, ये दूसरे टाइप का सॉल्ट है जिसमें कैल्शियम एपेटाइट का डिपोजिशन होता है। एपेटाइट इज द प्राइमरी मिनरल ऑफ नॉर्मल बोन एंड टीथ। तो जो एपेटाइट होता है ये यूजुअली क्या होता है, नॉर्मल मिनरल होता है, कहाँ का, बोन्स और टीथ का। तो अब अगर ये एबनॉर्मली डिपॉजिट हो रहा है तो इसकी वजह से कैल्शियम एपेटाइट डिपोजिशन डिजीज हो जाती है। बोन का पार्ट है, टीथ का पार्ट है, तो आपकी बॉडी में तो वैसे ही रहेगा। तो एबनॉर्मल accumulation occurs in the areas of tissue damage। तो ये कहाँ पर डिपॉजिट होता है, जहाँ पर भी आपके एरिया, जहाँ पे टिश्यू डैमेज आपकी बॉडी में हो रहा है, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो रहा है, हाइपर कैल्सियमिक और हाइपर पैराथायराइड स्टेट अगर मौजूद है उस केस में इसका डिपोजिशन होगा, इसमें कि मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होता है, अदर साइड्स पे जाके कैल्सिफिकेशन हो सकता है। एंड सर्टेन कंडीशन ऑफ द अननोन कॉज, कई ऐसी कंडीशंस जिसका कॉज पता नहीं है, उन सब कॉजेज में हमारे पास में कैल्शियम एपेटाइट डिपोजिशन हो सकता है। कौन कौन सी पड़ी हमने, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन अकर इन द एरियाज ऑफ टिश्यू डैमेज, जहाँ पे टिश्यू डैमेज हो गया, जैसे कि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है, हाइपर कैल्सियमिक स्टेट है जिसमें कि कैल्शियम लेवल बढ़ गया आपकी बॉडी में ना, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ गया, और हाइपर पैराथायराइड स्टेट। तो हाइपर पैराथायराइड स्टेट होने की वजह से भी आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, सर्कुलेशन में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि हाइपर कैल्सियमिक स्टेट आ जाती है और कैल्शियम एपेटाइट डिपोजिशन होने लग जाता है। और कुछ अननोन कंडीशंस हैं जिसकी वजह से भी ये डिजीज हो सकती है। 30 to 50% of the patient with osteoarthritis have appetite microcrystals in their synovial fluid। तो जितने भी पेशेंट हमारे पास में होते हैं उसमें 30 to 50% of the patient with osteoarthritis जो हमारे पास में आ रहे हैं, उसमें क्या होता है, डिजीज जैसे जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस आगे बढ़ती है उसके अंदर 30 से 50% केसेस के अंदर ऐसे पेशेंट्स के अंदर एपेटाइट माइक्रोक्रिस्टल्स साइनोवियल फ्लूइड में देखने को मिले हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस था पहले उसको, लेकिन जब वो रेगुलर ट्रीटमेंट लेता रहा लेते देखा गया कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी 30 से 50% पेशेंट्स के अंदर एपेटाइट क्रिस्टल साइनोवियल फ्लूइड में देखे गए। एपेटाइट एग्रीगेट्स आर कॉमनली प्रेजेंट इन द साइनोवियल फ्लूइड। तो ये जो एपेटाइट एग्रीगेट्स होते हैं, एपेटाइट एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वो कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर देखने को मिलता है। एंड इज एन एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव क्रॉनिक आर्थ्रोपैथी, ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव क्रॉनिक आर्थ्रोपैथी है, इसके वजह से जॉइंट में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ऑफ द एल्डरली पीपल, स्पेशली एल्डरली में ये होता है, दैट अकर्स मोस्टली व्हेन द शोल्डर्स, इसको मिल्वॉकी शोल्डर बोलते हैं ना, शोल्डर में जब होगा तो मिल्वॉकी शोल्डर होगा, हिप्स में देखने को मिलता है, शोल्डर से हिप्स एंड नीज में इरोसिव ऑस्टियोआर्थराइटिस इन द फिंगर्स। तो यहाँ पे इरोजन बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले से था पेशेंट को, उसके साथ में एपेटाइट अक्यूमुलेशन होने की वजह से डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, शोल्डर को मिल्वॉकी शोल्डर बोलते हैं, हिप्स में हो सकता है, नीज में हो सकता है, और इरोसिव आर्थराइटिस ऑफ द फिंगर जॉइंट्स हो सकता है। व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ना, एपेटाइट क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने के क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिलते हैं। इसमें पेरी आर्टिकुलर और आर्टिकुलर डिपॉजिट इज एसोसिएटेड विद एक्यूट रिवर्सिबल इन्फ्लेमेशन। तो जो आपका पेरी आर्टिकुलर और आर्टिकुलर डिपॉजिट होता है,
जॉइंट के अंदर और जॉइंट के सराउंडिंग में जो भी डिपोजिशन होता है दैट इज एसोसिएटेड विद एक्यूट रिवर्सिबल इन्फ्लेमेशन। उसमें एक्यूट रिवर्सिबल इन्फ्लेमेशन होता है, वहां से क्रॉनिक डैमेज भी हो सकता है जॉइंट कैप्सूल का। तो एक्यूट कंडीशन में आ रहा है तो इन्फ्लेमेशन, रिवर्सिबल इन्फ्लेमेशन हो सकता है इनिशियल स्टेज में, और जैसे जैसे डिजीज क्रॉनिक होती जाती है उसके साथ में क्रॉनिक डैमेज हो सकता है टू द जॉइंट कैप्सूल। वहां पे आपका जॉइंट कैप्सूल का क्रॉनिक डैमेज भी हो सकता है, टेंडन्स का डैमेज हो सकता है, बर्सा और आर्टिकुलर सर्फेसेस सब का डैमेज हो सकता है। तो पूरे जॉइंट का डैमेज हो गया। जॉइंट के डैमेज में आपका कैप्सूल डैमेज हो सकता है, टेंडन डैमेज हो सकता है, बर्सा हो सकता है या आर्टिकुलर सर्फेस का डैमेज हो सकता है इसके एपेटाइट के डिपोजिशन की वजह से। तो जॉइंट डिस्ट्रक्शन इट इज एसोसिएटेड विद द डैमेज टू द कार्टिलेज। तो यहाँ पे आपका डैमेज बहुत ज्यादा है, एपेटाइट जमा होने की वजह से जॉइंट में डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है। जॉइंट डिस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विद डैमेज टू द कार्टिलेज एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स लीडिंग टू द इनस्टेबिलिटी एंड डिफॉर्मिटी। इसके वजह से जॉइंट आपका अनस्टेबल हो जाता है और डिफॉर्म हो जाता है। The clinical manifestations include, इसके clinical manifestation vary करते हैं। इसका wide spectrum of symptoms होता है, starting from the asymptomatic symptoms, asymptomatic radiographic abnormalities हो सकती हैं, acute synovitis हो सकता है, bursitis, tendinitis and chronic destructive arthropathy। तो यहाँ पे asymptomatic condition से लेकर destructive arthropathy तक के सारे symptoms आपको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे एक्सरेज में कोई symptoms नहीं है या फिर बहुत ज्यादा destruction आपको देखने को मिला, synovitis देखने को मिला, bursitis देखने को मिला, टेंडिनाइटिस देखने को मिला एंड क्रॉनिक डिस्ट्रक्टिव आर्थरोपैथी देखने को मिला। द सिम्पटम्स रेंजेस फ्रॉम मिनिमल टू सीवियर पेन। तो जो सिम्पटम्स स्टार्ट हुए वो मिनिमल सिंपल से शुरू होकर और बहुत ज्यादा सीवियर पेन तक चले गए, और उसके बाद में डिसेबिलिटी। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितनी ज्यादा डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है। एपेटाइट डिपोजिशन की वजह से जॉइंट पूरी तरह से खराब हो गया, डिसेबल हो गया, लीडिंग टू जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसकी वजह से आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ेगी। There is acute or subacute worsening of the joint pain and swelling. तो इस कंडीशन के साथ में there is acute and subacute worsening of the joint pain and swelling आपको देखने को मिलती है। पेन, जॉइंट में पेन भी होता है एंड स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। How will you diagnose such condition? अगर ये कंडीशन आती है हमारे पास में एपेटाइट डिपोजिशन की, तो आप उसे कैसे डायग्नोज करेंगे? The diagnosis is not very simple, but अगर आपको कुछ स्टेप्स है जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से कंडीशन को डायग्नोज कर सकते हैं। The synovial fluid leukocyte count in hepatitis आर्थराइटिस इज यूजुअली लो, है ना। जबकि हमने सीपीपीडी में देखा था कि बहुत ज्यादा डब्ल्यूबीसी काउंट होता था, 1 लाख तक पहुंच गया। यहाँ पर यूजुअली ये लो होता है, लेस देन 2000 माइक्रोलीटर, डिस्पाइट ऑफ ड्रामेटिक सिम्टम्स। इतने ज्यादा ड्रामेटिक सिम्टम्स है, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है आपके जॉइंट का, लेकिन फिर भी आप देखिए डब्ल्यूबीसी काउंट आपका कम है, ल्यूकोसाइट काउंट आपका कम है यहाँ पे, ठीक है। आपको लग रहा है कि इतने डिस्ट्रक्शन के साथ में बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा होगा ल्यूकोसाइट काउंट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। With predominance of the mononuclear cells, mononuclear cells यहाँ पे predominant होते हैं। It depends, जो diagnosis होता है it depends upon the identification of the crystals। आप जो synovial fluid है उसके crystals को identify करके देखो, from the synovial fluid और the tissue जहाँ पे वो है वहाँ से आप उसे extract करो, उसे identify करो कि कौन से crystals यहाँ पे हैं। Individual crystals are very small। इसके जो crystals होते हैं बहुत small होते हैं and they can be seen only by the electron microscopy। तो इन दोनों diseases में जो भी हमने crystals देखे या gout में देखे, वो क्रिस्टल्स बेसिकली बहुत स्मॉल होते हैं, नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, दे कैन ओनली बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और द एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज। रेडियोग्राफिक अपीयरेंस रिजेंबल सीपीपीडी डिजीज। तो इसके जो रेडियोग्राफिक अपीयरेंस होता है दैट रिजेंबल सीपीपीडी डिजीज। तो वैसे के वैसे ही इसमें भी रेडियोग्राफिक एक्स-रे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट, अब क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो क्या ट्रीटमेंट हम इसके अंदर कर सकते हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट हम पेशेंट के लिए कर सकते हैं? तो द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइट आर्थराइटिस और द पेरी आर्थराइटिस इज नॉन स्पेसिफिक। ये जो आर्थराइटिस है, हेपेटाइट आर्थराइटिस, जिसे हम पेरी आर्थराइटिस भी बोलते हैं, दैट इज नॉन स्पेसिफिक। द एक्यूट अटैक ऑफ बर्साइटिस और साइनोवाइटिस सेल्फ लिमिटिंग। तो जो एक्यूट अटैक होता है बर्साइटिस या साइनोवाइटिस का, वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, थोड़े टाइम में अपने आप ठीक हो जाता है, विद इन अ फ्यू डेज और वीक्स वो कंप्लेन अपने आप से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ठीक नहीं हो पाती या उस दौरान भी आपको कुछ मेडिकेशन तो देना पड़ेगा, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ हमें देना होता है, ठीक है, जिसमें हम NSAIDs देते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है तो उसको आपको एस्पिरेशन करना होता है, रिपीटेड एस्पिरेशंस करते हैं। रेस्ट टू द अफेक्टेड जॉइंट, जो भी जॉइंट इन्वॉल्व है उसको आपको रेस्ट देना होता है, ताकि पेशेंट को बोले रेस्ट करें, ज्यादा मूवमेंट उस जॉइंट का ना करें, ताकि उसे रिपेयर होने में हेल्प मिल सके। और लास्ट में इंट्रा एंड पेरी आर्टिकुलर इंजेक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इसके साथ में आप इंट्रा और पेरी आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, ताकि इन्फ्लेमेशन और जो डीजेनरेटिव प्रोसेस है उसको कम किया जा सके। तो इसमें हमने देखा क्या क्या किया हमने, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज से अपने आप ही ठीक हो सकती है, उसके अलावा NSAIDs दे दिया, रिपीटेड एस्पिरेशन किया, रेस्ट ऑफ द अफेक्टेड पार्ट्स, इंट्रा और पेरी आर्टिकुलर इंजेक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स।
तो इसके साथ में हमारे क्रिस्टल डिपॉजिट डिजीज हम लोगों की आज पूरी हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फाइब्रोमाइल्जिया पढ़ेंगे। फाइब्रोमाइल्जिया बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसमें कि मस्कुलर पेन्स होते हैं बिना किसी कॉज के। पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहता है लेकिन उसका कॉज समझ में नहीं आता। तो नेक्स्ट लेक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ द लोकोमोटिव सिस्टम। तो उसमें अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आपको उसको पढ़ने की कोशिश करें। आज का जो टॉपिक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीपीपीडी क्रिस्टल्स और कैल्शियम एपेटाइट क्रिस्टल डिपोजिशन। इसको अपनी बुक में से पढ़ने की कोशिश करें। इनके नोट्स, ये पीपीटी, ये वीडियो लेक्चर मैं आपको दे चुका हूँ। इसके साथ में आपको पीपीटी और ई नोट्स भी मैंने आपको पोर्टल पे अपलोड करके दिए हैं, तो आप उन्हें पढ़ें। उसमें जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स दें और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग फाइब्रोमाइल्जिया के साथ में कंटिन्यू करेंगे। So this session was powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Finance University. I hope you are satisfied with my digital sessions. If you have any query, please mention it in the comment box and I will try to resolve it. So this was all for today. Thank you very much. And this was Dr. Ravi Chen, with whom you were talking to. So have a great day, and we will be meeting in the next lecture. With fibromyalgia. Thank you very much.